हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर हम कराने जा रहे हैं वो है हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी। पार्ट 2 का जो ये क्वेश्चन फिर आपको दोहरा देते हैं। क्वेश्चन जो इसका स्ट्रक्चर है, पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चन है। यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है उसमें, जो कि 1 मार्क्स के हैं। पार्ट 2 में जो कि शॉर्ट नोट्स है वो आपको 10 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें आपको 2 मार्क्स करके हैं। पार्ट 3 में 5 मार्क्स ईच है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि हर एक का 15 मार्क्स है। तो पार्ट 2 का हम इसका आगे वीडियो में पार्ट 2 का किए थे, करीब हम लोग 12-14 को कर लिए थे, 2 को बाकी है, वो कर देते हैं। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में जाने के बाद फिर हम इसके बाद हम पार्ट 3 जो 5 मार्क्स ईच है उसको चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिएगा। सबसे बढ़िया एक हेडफोन ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पार्ट 2 का जो है और एक क्वेश्चन है एफएनएससी। एफएनएससी क्या है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट लम्प्स और मासेस, यानी बॉडी का ऊपरी हिस्सा में, यानी करीब सरफेस में, जस्ट बीनीथ द स्किन, अगर कोई लम्प या मास या सीस्ट हो जाती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरा ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इन दिस टेक्निक, ये टेक्निक में ए नीडल 21 से 22 गॉज नीडल लेते हैं, जबकि इसमें सिरिंज हम 20 ml का सिरिंज लेते हैं। 20 ml का लेते हैं इसलिए कि उसका सक्शन ज्यादा है, जबकि आपका जो जूस निकलेगा वो जूस आपको लेस देन 0.5 ml निकलेगी। लेकिन हमको फॉर मोर सक्शन हम 20 ml का सिरिंज यूज करते हैं। In this technique, a needle 21 to 22 gauge is inserted into the mass for sample of cells that after being stained are examined under microscope. तो क्या करते हैं, उसमें निडल पुश करते हैं, उसको थोड़ा खरोच देते हैं। खरोचने के बाद वहाँ जो जूस होती है वो जूस को फिर पुल आउट होता है। पुल आउट करने के बाद उसको हम लोग स्टेन करते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोप में। The sampling and cytology study, that is called cytopathology, considered together are called fine needle aspiration cytology। यानी ये सैंपल लेके अल्टीमेट रिपोर्ट स्टडी करके रिपोर्ट देने तक ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी एफएनएससी। दिस इज ए वेरी सेफ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, यानी सर्जरी बिफोर गो टू सर्जरी ये हम लोग पहले इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, जो कि बहुत माइनर सर्जिकल प्रोसीजर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स क्या है? आप सब जानते हैं कि चारों तरफ आरबीसी है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन है, बीच में भी हीमोग्लोबिन, जबकि बाकी है एरिया जो है व्हाइटिश और पैलो रीजन जिसको बोलते हैं। टारगेट सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स मतलब बेल शेप्ड। बेल शेप्ड ये पोडोसाइट्स इसलिए बोलते हैं कि ये बेल शेप, लेकिन हम अपना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, ये पोडोसाइट्स बोला जाता है। जबकि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसको हमको बेल जैसा यानी घंटी जैसा देखने को लगता है। टारगेट सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स दैट हैव द appearance of a shooting target with a bull's eye, यानी जैसे आपको शूटिंग टारगेट होती है, जैसे बुल्स आई भैंसा का आंख होती है, वो उसी तरह देखने में ये लगता है। इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, यानी जो हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से लैब में जांच करते हैं, these cells appears to have a darker center, यानी सेंटर डार्क है, a central hemoglobin area, hemoglobinized area, surrounded by a white ring। ये white ring आप देख रहे हैं, an area of relative pallor, followed by a dark outer peripheral, जो बाहरी क्षेत्र है ये darker outer second ring containing a band of hemoglobin। बाहर में एक band of hemoglobin
और बीच में हेमोग्लोबिनाइज सेंट्रल एरिया। ठीक है। टारगेट सेल्स में अपीयर इन द पैथोलॉजिकल कंडीशंस, यानी ये टारगेट सेल्स जब हमको स्लाइड में देखने को मिलते हैं तब ये कुछ डिजीज को मेंशन करते हैं। कौन सा डिजीज? लिवर डिजीज में हमको मिल सकती है। पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी, आफ्टर स्प्लीन जब जिसका माइनस हो गया शरीर से, जो स्प्लीन काट के बाद हो गया, उसके बाद ये आ सकती है। और अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया में इसको पाया जाता है। नाउ कम टू द पार्ट 4। पार्ट 3 को हम जान किए, इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 4 का 3 क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं जल्दी से। पार्ट 4 का जो है सबसे पहला प्रश्न है क्या? सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स, यानी ब्लड डोनर जो ब्लड देने आए हैं ब्लड बैंक में, या हम लोग गए हैं कैंप में ब्लड लेने, तो इसका कुछ ब्लड डोनर्स का कुछ हम लोग जांच कर लेते हैं। तुरंत जांच करते हैं जल्दी में क्या क्या हमको देखने होगा। तो ये है सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स, नहीं तो इसको बोलते हैं ब्लड डोनर स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो डोनर शुड बी इन गुड हेल्थ, मतलब जनरल अपीयरेंस, मतलब आपको देख के कैसे लगा कि बीमार आदमी है कि सुस्त आदमी है। तो तंदुरुस्त आदमी से हम लोग ब्लड लेते हैं जो कि देखने में गुड हेल्थ है और कम से कम प्रोफेशनल नहीं लगते हो। बी नंबर पॉइंट देखिए, इसमें पॉइंट है 11 पॉइंट है, लेकिन 11 पॉइंट में कोई भी पॉइंट आपको चूकना नहीं चाहिए, हर एक पॉइंट को यू मस्ट मेंशन। बी पॉइंट है एज है 18 to 60 ईयर्स, यानी 18 साल उम्र से 60 साल कोई भी दे सकते हैं। सी पॉइंट है वजन, जबकि हम 350 ml जब ब्लड लेते हैं तब उसका वजन होना चाहिए मोर देन 45 kg। अगर मेरा प्रोसीजर में हम 450 ml ब्लड लेते हैं तो उस व्यक्ति का वजन होना चाहिए मोर देन 60 kg। अब है ब्लड प्रेशर, जबकि सिस्टोलिक प्रेशर 100 to 180 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 60 to 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी सिस्टोलिक 80 to 100, डायस्टोलिक 100 to 180 एंड डायस्टोलिक 60 to 100। ना पल्स है 80 to 100 पर मिनट पल्स, जबकि पल्स रेगुलर होना है। जबकि हम लोग আমরা আগে বলতাম কি নাড়ি ধরা ডাক্তার নাড়ি ধরে বসে থাকতো। পালস ধরে যদি আমরা বসে রাখি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে পালসটা রেগুলার আছে না ওখানে বিট মিস আছে, সেইগুলো দেখতে হয় যে বিটিংটা পালস বিটিংটা রেগুলার হচ্ছে কিনা। এবার टेम्परेचर जो है 37.5 डिग्री ओरल टेम्परेचर, ओरल लिखा हुआ ओरल माउथ का टेम्परेचर, जबकि बॉडी टेम्परेचर 37। बॉडी टेम्परेचर हम लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं इसलिए कि आदमी एग्जॉस्ट होकर बाहर से धूप से आ सकता है, बहुत देर वो ठंडा में एसी घर में रह सकता है, इसके बाद अगर करेंगे तो टेम्परेचर में वेरी होता है। जबकि माउथ का टेम्परेचर यानी इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री ओवरऑल टेम्परेचर होना चाहिए। जी है नंबर जी पॉइंट है डोनेशन इंटरवल। डोनेशन इंटरवल यानी कितना दिन बाद ये आदमी दोबारा आया कि नहीं, आया है तो कितना दिन बाद आया है। एटलीस्ट 12 वीक्स फॉर होल ब्लड, अगर उससे हम होल ब्लड लेते हैं तो 2 डोनेशन का बीच का टाइम 12 हफ्ता होना चाहिए, यानी हम लोग कॉमनली बोलते हैं 3 मंथ्स। एंड एटलीस्ट 72 आवर्स, दैट इज 3 दिन फॉर एफेरेसिस प्रोसीजर। एफेरेसिस प्लाज्मा या प्लेटलेट, यानी एफेरेसिस प्रोसीजर इसका पहले भी हम बताए, जबकि कोरोना लेकर अभी चला हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? जो पेशेंट कोरोना से सुस्त हो चुका है, जो रिकवर कर चुके हैं, उसको हम लोग सिर्फ प्लाज्मा ले लेते हैं जहां हमको कोरोना का एंटीबॉडी उपलब्ध होती है। तो प्लाज्मा लेने समय हम लेकिन बाकी ब्लड उसको वापस कर देते हैं, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट समूचे वापस कर देते हैं। ये मशीन द्वारा किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एफेरेसिस प्रोसीजर। एफेरेसिस मतलब अलग करना, सेपरेट। अब एफेरेसिस का 2 तरह हो सकता है, यानी एक है कि पूरा हम होल ब्लड ले लिए वहां से प्लाज्मा सेपरेट किए, और दूसरी तरीका जो है कि पेशेंट आया, बाकायदा वहां अलग मशीन होती है, वो मशीन के जरिए
अगर प्लेटलेट चाहिए तो प्लेटलेट लेते हैं, प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा ले लेते हैं, बाकी का समूचा हिस्सा, खून का समूचा हिस्सा डोनर का शरीर में वापस चली जाती है। तो इसको बोलते हैं एफेरेसिस, यानी प्लाज्मा और प्लेटलेट एफेरेसिस अगर कोई देने आया तो इसका बीच का ड्यूरेशन, मतलब एक से दूसरा बीच का ड्यूरेशन कम से कम 72 घंटा होना चाहिए। ऐसे बॉम्बे में कैंसर हॉस्पिटल में कई आदमी हैं जो कि अभी तक ये प्लेटलेट एफेरेसिस जो कि कैंसर पेशेंट का काफी महत्व रखता है, उसको काफी जरूरत होती है। कोई कोई आदमी, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो कि मोर देन 500 टाइम्स डोनेशन कर दिए, तो वो होल ब्लड में नहीं हो सकती है, वो एफेरेसिस में हो सकती है। नेक्स्ट एज पॉइंट है पंक्चर साइट। देखिए आंसर लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन आपको हर एक पॉइंट चूकना नहीं चाहिए। पंक्चर साइट यानी जहां हम वेन को सिलेक्शन करने जा रहे, पंक्चर करेंगे वेन, इसमें हमको दोनों हाथ देख लेना चाहिए, काहे उसमें कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको छिपा सकता है कुछ। फ्री फ्रॉम लीजन और स्कार, यानी वहां पर अगर स्कार मार्क ऑफ नीडल, यानी कोई आदमी प्रोफेशनल डोनर है जो खून बेचते हैं, वो अगर है तो वो 2-3 दिन बाद दे देते हैं उसको। आपका काहे कि इसमें आपका मोटा नीडल का यूज होती है, 20 गॉज नीडल का, तो उसमें आपको स्कार मार्क मिल जाएगी कि वेन वो हाल ही में पंक्चर हुआ, ये हमको देखने को मिल जाता है। इसीलिए फॉर लेजन एंड स्कार हम लोग एग्जामिन कर लेते हैं। फिर आई में है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। ये पार्ट जो है ये डॉक्टर का पार्ट है। डॉक्टर क्या क्या देखते हैं? सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एब्डोमेन। इसमें कुछ एब्डोमेन मतलब पेट देखा जाता है, इसमें कुछ परमानेंट डिफर होता है जिसको हम लोग कभी लेंगे ही नहीं ब्लड। इस तरह का कुछ हम एग्जांपल देते हैं, जैसे एंडोक्रिनल पेशेंट, यानी जो डायबिटिक पेशेंट है, खास करके एंडोक्राइन डिजीज है, तो एंडोक्रिनल पेशेंट से हम कभी भी खून नहीं लेंगे। जो सीवी यानी कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज से वो है जिसका, तो वो सीवी पेशेंट को नहीं लेंगे। जो किडनी डिजीज का पेशेंट है वो ज्यादातर क्रॉनिक रेनल फेलियर हो जाती है, तो ये सब पेशेंट से नहीं लेना है। फिर इन्फेक्शस डिजीज जिसका हेपेटाइटिस बी, सी यानी HIV 1, 2 इस तरह का जिसका इन्फेक्शस डिजीज हुआ है उससे खून नहीं लेना है। अब लैब टेस्ट, इसमें भी थोड़ी छोटा पार्ट है लैब टेस्ट। जबकि हीमोग्लोबिन मेजर करते हैं मोर देन 12.5 ग्राम होना है, 12.5 ग्राम पर DL। तो हीमोग्लोबिन मेजर करने के लिए हम लोग इस समय हीमोग्लोबिन लैब का तरीका से मेजर नहीं करते हैं, दूसरा थोड़ा तरीका करते हैं। हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जस्ट 1 ड्रॉप अगर डाल देते हैं ब्लड, तो वो अगर फ्लोट करती है तो वो लेस देन 12.5, अगर वो डूब जाती है तो वो मोर देन 12.5 ग्राम हम लोग मान लेते हैं। उसका प्रोसीजर फिर आपका जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब डिटेल्स में पढ़ाएंगे। फिर ABO एंड RH टाइपिंग कर लेते हैं। ABO RH टाइपिंग करने का बहुत महत्व है, क्या है कि इसमें हम प्राइमरी लेवल में देख लेते हैं कि कहीं ये मानिए कि वो नॉर्मल प्रोसीजर में डोनेशन कर रहा है, लेकिन वो ABO RH देख लेते हैं कहीं ये RH नेगेटिव है तो दैट इज ए प्रीसियस ब्लड। अगर बॉम्बे RH है, बॉम्बे ओ टाइप का ग्रुप है, तो वो सब तो प्रीसियस ब्लड है, इसलिए उसको बर्बाद नहीं करते, नॉर्मली रैंडमली नहीं लिया जाता है, इसलिए ABO एंड RH करना है। और सबसे अहम जो है डोनर्स कॉन्सेंट, यानी सहमति होना है। डोनर उसमें सहमति बाकायदा फॉर्म में साइन करेंगे कि ये खून डोनेशन में उसका सहमति है। तो ये 11 पॉइंट है, लेकिन इसमें आंसर छोटा है, लेकिन इसमें चूकना नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एंड इट्स टाइप्स। ल्यूकेमिया क्या है और ल्यूकेमिया का टाइप्स क्या क्या है। तो एट ए ग्लांस देखिए, इट इज ए ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर्स दैट यूजुअली बिगिन इन द बोन मैरो and result the very high numbers of abnormal blood cells। यानी ये एक ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर से जो जिसका शुरुआत होती है बिगिन इन द बोन मैरो,
बोन मैरो में शुरू होती है एंड ये रिजल्ट क्या देते हैं कि एबनॉर्मल ब्लड सेल्स इन योर पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड दैट इज इन वेरी हाई नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में. These blood cells are not fully developed and are called as blasts. यानी आपको हम जो हेमोपोइटिक सीरीज पढ़ाए थे, हेमोपोइटिक सीरीज में जो कि शुरुआती दौर पर जो सेल हमको प्रोजेनिटर सेल जिसको बोलते हैं उसको हम लोग ब्लास्ट सेल बोलते हैं. जैसे लिम्फोब्लास्ट हुआ, मेगाकैरियोब्लास्ट हुआ, फिर आपको मायलोब्लास्ट हुआ. इस तरह का नॉट फुल्ली डेवलप्ड यानी इमेच्योर सेल को हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं. और क्या, ल्यूकेमिया वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अल्फ्रेड अर्मंड लुइस मारी वेल्प्यू इन 1827. A more complete description was given by Rudolf Virchow, he is a German, in 1845. In ग्रीक शब्दों में ल्यूकोस मीन्स व्हाइट, ल्यूको का मतलब जैसे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड हाइमा मीन्स ब्लड, यानी ब्लड में ज्यादा संख्या में व्हाइट ब्लड सेल्स. अब इसको प्राइमरीली, क्लिनिकली एंड पैथोलॉजिकली इसको हम दो हिस्सा में बांटते हैं. एक है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक. एक्यूट किसको बोलते हैं? रैपिड इंक्रीज ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल्स रिजल्टिंग लो हीमोग्लोबिन, यानी रैपिड इंक्रीज इन इमेच्योर ब्लड सेल. रैपिड इंक्रीज यानी हाइपर एक्टिव हो गया आपको बोन मैरो, तब क्या होगा, वो जल्दी आरबीसी बना रहा है, डब्ल्यूबीसी बना रहा है. जब जल्दी बना रहा है तो ऑब्वियसली उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जा रही है. और लो प्लेटलेट वो तो डब्ल्यूबीसी बनाने में व्यस्त है. इसलिए इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? रैपिड इंक्रीज ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल्स रिजल्टिंग लो हीमोग्लोबिन एंड लो प्लेटलेट, कॉमन इन चिल्ड्रन. देखिए यहाँ जो भी हम क्वेश्चन आंसर लिखे हैं दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव. आपको एक शब्द भी यहाँ से चूकना नहीं है, जितना हम लिखा दिया उतना ही आपको लिखना है. इसीलिए हर एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, काहे कि ये सब जो इंफॉर्मेशन है आप टू दी पॉइंट आंसर है. इसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है कि बहुत भारी सेंटेंस पढ़ गया या बहुत लंबी सेंटेंस जिससे आपको दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है. हम इसलिए जस्ट टू दी पॉइंट आंसर किए हैं. क्रॉनिक किसको बोलते हैं? एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ रिलेटिवली मैच्योर बट स्टिल एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी, यानी एक्सेसिव बिल्डअप हो रहा है, ज्यादातर तैयार हो रहा है, रिलेटिवली मैच्योर ज्यादातर मैच्योर, बट स्टिल एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी. मतलब क्रॉनिक में केस में हमको क्या था, नॉर्मल सेल्स ज्यादा मिलेगी और एबनॉर्मल सेल्स कम, बट स्टिल एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी. मतलब डब्ल्यूबीसी, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी उसमें भी प्रेजेंट है. कॉमन इन ओल्ड एज, ऑल्सो इन एनी एज ग्रुप. एनी एज ग्रुप में हो सकती है लेकिन कॉमन इन ओल्ड एज. अब ये जो चार्ट है देखिए, बहुत सुंदर एक चार्ट है कि सेल टाइप, एक्यूट और क्रॉनिक. इसमें मेन चार कैंसर आपको याद रखना है. मेन चार जो कैंसर है इसमें क्या है, लिम्फो सेल टाइप है लिम्फेटिक, यानी लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं, लिम्फोब्लास्टिक भी बोलते हैं, और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. और दूसरा है माइलोजेनस ल्यूकेमिया, नहीं तो उसको माइलॉइड ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, और इसे भी बोलते हैं नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. अभी हर एक का दो हिस्सा है. लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का दो, एक्यूट और क्रॉनिक है. एक्यूट को क्या बोलते हैं? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. ख्याल रखिएगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जबकि हमको ज्यादातर ब्लास्ट सेल मिल रही है जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं ALL, और नहीं तो ऑल बोल सकते हैं. और क्रॉनिक में क्या है? क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. यह था एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, यहाँ है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसको बोलते हैं CLL. और माइलोजेनस यानी माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया AML, और नहीं तो एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया कुछ भी लिख सकते हैं. और क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं CML. यानी क्या हुआ, चार हिस्सा हुआ, ALL, ALL, CLL,
AML और CML, ये 4 हिस्सा आपको याद रखने होंगे। अब लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो है, इसमें है मोस्टली बी सेल्स, यानी जो कि स्मॉल लिम्फोसाइट्स हमको था, जहां से बी सेल्स आ रही है, मोस्टली बी सेल्स। जबकि माइलॉइड एंड माइलोजिनस ल्यूकेमिया के में क्या है, अदर टाइप्स ऑफ WBC, यानी WBC का अलग अलग हिस्सा में हो सकती है, न्यूट्रोफिल के साथ भी हो सकती है, दूसरा सेल का भी साथ हो सकती है। तब ये मोटा मोटी होगी, आपको 4 मेन टाइप्स हम यहाँ डिस्क्राइब कर दिए। अब रेयर टाइप्स, रेयर टाइप्स भी नहीं है, रेयर अप। इसमें क्या है, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, जबकि सेल में हमको हेयरी प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, ये इसको बोल रहा है सबसेट ऑफ CLL, यानी क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का एक सबसेट है। सबसेट मतलब सेट का भी सब हिस्सा। 80% इन एडल्ट मेन, यानी 80% एडल्ट मेन में देखा जाता है। उसके बाद है टी सेल प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं TPLL। ये है वेरी एग्रेसिव टाइप, इसमें आपको पेशेंट बहुत कम समय देता है इलाज के लिए, डॉक्टर को बहुत कम समय छोड़ता है। फिर है लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिससे टी सेल इन्वॉल्व होती है और इनके सेल यानी नेचुरल किलर सेल्स इन्वॉल्व होती है। फिर और एक टाइप है, यह 3 हिस्सा हुआ, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, टी सेल प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। नाउ है एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया। एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया क्या है, कॉज्ड बाय ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस, जिसको HTLV बोलते हैं। ये एक वायरस के चलते होती है। ये कैंसर इन्फेक्ट CD4+ सेल्स, जबकि CD4+ सेल्स को ये इन्फेक्ट करते हैं एंड रेप्लिकेट्स विद इन देम, और ये CD4 सेल का साथ रेप्लिकेट करते हैं, जबकि CD4 सेल हम लोगों के लिए हानिकारक है, उसी को वो रेप्लिकेट कर देता है। एंड नंबर 5 है इज क्लोनल यूसोनोफिलियास, यानी क्लोन हो रहा, अभी क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ यूसोनोफिल्स इन बोन मैरो, ब्लड एंड अदर टिश्यूज। ये बोन मैरो ब्लड छोड़ के भी अदर टिश्यू में भी जब यूसोनोफिल का क्लोन होने लगा, यूसोनोफिल का संख्या बढ़ेगी, मे बी कैंसरस और प्री कैंसरस। ये ऑलवेज कैंसरस नहीं होती है, ये कभी कभी प्री कैंसरस भी होती है। अब है प्री ल्यूकेमिया और ट्रांजिएंट ल्यूकेमिया। ट्रांजिएंट मतलब एक जगह से दूसरा जगह में जाने का जो बीच का हिस्सा, यानी इंटरवल टाइम, वो इंटरवल ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट ल्यूकेमिया, जो कि प्री ल्यूकेमिया का नाम से भी जाना जाता है। ट्रांजिएंट मायलो प्रोलिफरेटिव डिजीज, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट मायलो प्रोलिफरेटिव डिजीज, जबकि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ मेगाकैरियोब्लास्ट्स, यानी प्लेटलेट का जो प्रोजेनिटर सेल है मेगाकैरियोब्लास्ट, इसका प्रोलिफरेशन हो जाती है। मेगाकैरियोब्लास्ट ऐसे ही अपने में बहुत बड़ा सेल है, उसका फिर प्रोलिफरेशन यानी बहुत लंबा चौड़ा मोटा हो जाती है। तो ये रहा आपका ल्यूकेमिया एंड इट्स टाइप्स। नाउ 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए आंसर बहुत छोटा है, बट एक भी पॉइंट आपको चूकना नहीं चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्पर्म एंड इट्स टाइप्स। स्पर्म कैसा उसका स्ट्रक्चर है, यानी टिपिकल स्ट्रक्चर एंड एटिपिकल। एटिपिकल मतलब, टिपिकल मतलब जो आदर्श, যেটা আদর্শ যেটা স্পার্ম দেখতে বা যে কোনো জিনিসকে আমরা টিপিক্যাল বলি। অ্যাটিপিক্যাল মানে যেটা আদর্শ নয়, যেটা অন্যরকম ভাবে তৈরি হচ্ছে। तो टिपिकल फॉर्म जो है, टिपिकल फॉर्म में यहाँ हम एक तो बाकायदा हम फोटो बनाए। इसमें देखिए एक हेड पार्ट है, एक मिडिल पार्ट है एंड एक लॉन्ग टेल पार्ट। हेड पार्ट में ये जो लाल जो एरो जैसा है, इसको बोलते हैं एक्रोसोमल वेसिकल। ये बीच वाला हिस्सा को बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर ये जो स्पाइरल फिगर देख रहे हैं, ये मिडिल पीस में आती है। ये स्पाइरल पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो टेल है, टेल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी एक सीट का जरिए कवर्ड रहती है, और इसको बोलते हैं फ्लैजेलम।
ये आपका मोटा मोटी 3-3-6 हिस्सा को बताने होगा। क्या? एक्रोसोमल वेसिकल्स, न्यूक्लियस, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्लाजेला। हेड का जो डायमेंशन है 4.5 इंटू 3.5 3.0 इंटू 1.5, यानी 1.5 का दुगुना, फिर इसका तिगुना। माइक्रोमीटर है, मतलब ये इसका डायमेंशन है, यानी लंबाई में 4.5, विड्थ में 3.5 और थिकनेस में 1.5 माइक्रोमीटर। हैज कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट है। कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एक्रोसोम। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। सीक्रेट्स स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन में काम आती है, इसलिए ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम यहाँ से सीक्रेट होती है। ये फिर नेक पार्ट है, ये नेक पार्ट बहुत छोटा पार्ट है, ये मिडिल पार्ट और इसका बीच में बहुत छोटा पार्ट है 0.03 माइक्रोमीटर। और जो मिडिल पीस है इसमें 10 से 14 स्पाइरल्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो स्पाइरल देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया 10 से 14 होती है। टेल पार्ट जो सबसे लंबा होती है वो है 50 माइक्रोमीटर, और जबकि एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये हुआ टेल पार्ट। अभी देखिए टाइप्स में हम 3 हिस्सा में बांटे हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। इसमें एब्नॉर्मलिटी क्या क्या है? हेड में है टू स्मॉल, यानी बहुत छोटा हेड। टू लार्ज, यानी इसको जायंट हेड भी बोलते हैं, यानी बहुत बड़ा हेड। डबल हेड, जबकि हेड 2 हो गया। पॉइंटेड हेड, और इसको पिन हेड भी बोलते हैं, पिन जैसा पॉइंटेड हेड। एंड रैक्ट, यानी जो कि डिस्टॉर्टेड है, मतलब बांग्ला যেটাকে জীর্ণ বলে, তো র‍্যাক্ট হেড মানে যেটা মানে দুর্বল আর কি, দুর্বল ছেলেকে যেমন আমরা বলি র‍্যাক্ট। सिमिलरली टाइप जो है टिपिकल एटिपिकल टाइप, वो मिडिल पीस में 3 हिस्सा है। एक है एब्सेंट, या तो मिडिल पीस इसमें एब्सेंट है, देखिए इसमें एब्सेंट है, मिडिल पीस मतलब ये पीस एब्सेंट। बाइफर्केटेड, यानी ये 2 हिस्से में बांट गया, बाइफर्केट हो गया। और स्वोलन, स्वोलन मतलब फूल गया, ये वाला फूल गया, मिडिल हिस्सा हेड से भी ज्यादा फूल गया, ये बाइफर्केट हो गया, यहाँ एब्सेंट है। फिर टेल में है डबल टेल, कार्ड टेल, यानी टेल कार्ड है, जबकि फ्लैजेलम इसका मूवमेंट बहुत कम होती है। राडिमेंट्री, राडिमेंट्री मतलब बहुत छोटे, या करीब करीब बहुत छोटे, जो इन मतलब अंडर बिल्ट है। और एब्सेंट, यानी इसका टेल बिल्कुल है नहीं। तो ये आपका 5, 3, 8, 4, 12 ठो नाम आपको याद रखने होगा। टू स्मॉल, टू लार्ज, डबल, पॉइंटेड और पिन, पिन हेडेड और रैक्ट। ये हेड का हिस्सा, मिडिल का हिस्सा एब्सेंट, बाइफर्केटेड, स्वोलन। और टेल में डबल टेल, कार्ड टेल, राडिमेंट्री टेल एंड टेल एब्सेंट। ये बस ये एकदम कॉन्क्रीट आंसर है, टू दी पॉइंट आंसर है। आप हर एक पॉइंट पर नजर रखिएगा, कोई भी पॉइंट चूकना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका पार्ट 3 बचा है। तो आपको जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में और 2 क्वेश्चन है। एक है ईएसआर बाय वेस्टरग्रेन मेथड। तो ईएसआर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। ईएसआर को बाय वेस्टरग्रेन मेथड अगर करना है तो आपको पहले प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट लिखने होगा, प्रिंसिपल, नेक्स्ट सैंपल, क्या सैंपल होगी, जैसे इलिटिया सैंपल। फिर उसको अगर 3.8% सोडियम साइट्रेट का साथ 4:1 रेशियो में मिलाना है, दैट सब चीज यहाँ लिखने होगा। फिर आपको रिएजेंट्स क्या लगेगा, रिएजेंट्स जो है 3.8% सोडियम साइट्रेट। फिर एपैरेटस जो है, एपैरेटस का हिस्सा में आपको लिखने होगा, दैट इज वेस्टरग्रेन ट्यूब एंड वेस्टरग्रेन स्टैंड, सब लिखने होगा। फिर प्रोसीजर लिखने होगा। फिर आपको इसका साथ रेफरेंस रेंज यानी नॉर्मल वैल्यू, आपको
देना होगा। सबसे जो है 15 नंबर के लिए लिखने जाइएगा तो इसमें आपको डायग्राम बनाने होगा। तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है बट इट इज ए लेंदी क्वेश्चन। फिर 5 नंबर जो है आपका आरएच टाइपिंग बाय ट्यूब मेथड। देखिएगा आरएच टाइपिंग बाय ट्यूब मेथड, इसमें आप गलती से भी ऐसे मत लिखिएगा कि ट्यूब में ब्लड लिया एनटीडी मिला दिया, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आपको सैंपल क्या होगा, यहाँ पर देखिए, बहुत गौर से देखिएगा। सैंपल यहाँ बोथ होगा ईडीटीए एंड क्लॉटेड, यानी हमको सीरम भी चाहिए ईडीटी भी चाहिए। सीरम क्या चाहिए हम बताते हैं। पहले सैंपल तो ईडीटी होगी, उसके बाद फिर ट्यूब मेथड में जो सबसे अहम स्टेप है दैट इज सेल वॉशिंग। तो आपको सेल वॉशिंग को डिस्क्राइब करने होगा। इसके बाद जो ट्यूब मेथड है, ट्यूब मेथड का आप डिस्क्राइब कीजिएगा तो ट्यूब मेथड जैसे डिस्क्राइब करने जाइएगा तो आपको फिर प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट, प्रिंसिपल लिखने होगा। प्रिंसिपल यानी एग्लूटिनेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, प्रिंसिपल लिखने होगा। फिर एपैरेटस, फिर आपको क्या है सैंपल। अभी जो सैंपल का बारी आएगा इसमें आपको अवश्य उल्लेख करने होगा। তোমাকে নিশ্চয়ইভাবে বলে দিতে হবে যে এখানে সেল ওয়াশিং ऑफ सेल, वॉशिंग ऑफ रेड सेल्स को वॉश करेंगे। उसके बाद फिर जो प्रोसीजर आएगा वो तो बहुत आसान है कि इसमें डालना है, ट्यूब में डालना है वॉश रेड सेल एंड एंटीडी डालना है, फिर एग्लूटिनेशन देखना है। फिर आपको फिर इसका तो नॉर्मल रेंज कुछ है नहीं, लेकिन आपका देना होगा रिमार्क्स, यानी रिमार्क्स भी बता सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वर्ड होगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, लेकिन इसमें छोटा छोटा एक ही लाइन का सब सेंटेंस होगा। इंटरप्रिटेशन में आपको एग्लूटिनेशन हुआ तो पॉजिटिव, एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो नेगेटिव। आप जैसे ये तो पॉजिटिव हो गया आएगा नेगेटिव, अब जैसे नेगेटिव आया देन आपको जहां फिर आपको लिखने होगा इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो इसमें इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में आपको फिर कूम्स सेल प्रिपरेशन ये सब बाकायदा सब कुछ नहीं लिखना है, प्रिंसिपल नहीं लिखने से भी चलेगा। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में क्या है कि आपको अभी सैंपल जो हो गया, अभी आपका सीरम सैंपल हो गया, अभी आपका जो रिएजेंट्स चाहिए, रिएजेंट्स में क्या है, पहले तो कूम्स सेल हो गया, कूम्स सेल्स, फिर हो गया आपका वास्ट ओ पॉजिटिव रेड सेल्स, जिससे हम कूम टेस्ट करने जा रहे हैं। वास्ट ओ पॉजिटिव रेड सेल्स, ये सैंपल हुआ, रिएजेंट हुआ। फिर प्रोसीजर आपको लिखने होगा, और लास्ट में आपका फिर इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन में अगर नहीं आया, एग्लूटिनेशन नहीं आया तो नेगेटिव हो गया, या तो नेगेटिव होगा, या तो वीक डी एंटीजन जिसको हम लोग डीयू बोलते हैं, नहीं तो पार्शियल डी, ये आपका फिर इंटरप्रिटेशन में जाएगा। तो ये भी देखिए अपेरेंटली इट इज लुक्स लाइक वेरी इजी, लेकिन ये देखिए कितना लंबा, 2 स्टेप में आपको लिखने होगा। या ये सब भी इतना लिखिएगा, लेकिन फिर एक डायग्राम बनाने होगी। इसका पहले जो हम 3 क्वेश्चन करा दिए कि ल्यूकेमिया, सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स एंड टाइप्स ऑफ टिपिकल एंड एटिपिकल टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोजोइट, दैट आर वेरी इजी क्वेश्चंस टू राइट द आंसर। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऑलवेज सोच लेना होगा बहुत जल्दी कि हमको कौन सा आंसर सबसे आसान होगा लिखने में, बहुत ज्यादा लिखने भी नहीं होगा और कोई पॉइंट ना छूटे। तो चलिए
अभी हम लोग जाते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 जो कि बियरिंग 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स ईच। तो पहले सबसे पहले प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा भी हम क्लास में शायद नोट दे दिए कि प्लाज्मा एंड दिस फंक्शन, फिर भी हम थोड़ा लिख दिए। इट इज ए येलोइश लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स द ब्लड सेल्स इन होल ब्लड सस्पेंशन। होल ब्लड सस्पेंशन में जो ब्लड सेल को होल्ड करते हैं उस वो येलोइश लिक्विड कंपोनेंट, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज ब्लड वॉल्यूम, यानी ब्लड वॉल्यूम का 55% प्लाज्मा है, सबको पता है। फिर नेक्स्ट है इट इज मोस्टली वाटर, ये ज्यादातर वाटर कितना पार्ट है बाई वॉल्यूम, 95% बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का मुताबिक 95% वाटर है। एंड कंटेन्स इंपॉर्टेंट डिजॉल्व्ड प्रोटीन्स, ग्लूकोज, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हॉर्मोन्स एंड गैसेस। गैसेस यानी आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस। इट इज द ट्रांसपोर्ट मीडिया ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस टू द एंटायर बॉडी सेल्स, बॉडी हर एक सेल में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने और गैस पहुंचाने का। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू द किडनी, और किडनी में जाके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज कर देना। तो ऑल ऑफ यू नो दैट प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। नाउ प्लाज्माफेरेसिस इज ए मेडिकल थेरेपी दैट इन्वॉल्व्स ब्लड प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन, ट्रीटमेंट एंड रीइंटीग्रेशन। तो जैसे हम प्लाज्माफेरेसिस थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि ये एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट टूल्स है, जबकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम लोग कॉमनली एफएफपी बोलते हैं, हैज एन एसेंशियल मेडिसिनल एप्लीकेशन। नाउ इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ लिस्मान स्टेन, जैसे कि लिस्मान पाउडर विथ मेथिलेटेड स्पिरिट, मेथिलेटेड अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये आपको सबका क्लास नोट्स है। फिर नॉबर काउंटिंग चेम्बर, दैट इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर स्क्वायर, डेप्थ 0.1 मिलीमीटर। फिर 4 बिग स्क्वायर्स, in that 16 small squares, फिर in the middle area 25 small square, फिर उसका अंदर में 16 very small squares। तो ये तो आप जानते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करने के लिए बहुत सुविधा है। 4 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन कटिंग बाय माइक्रोटोम, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी है, क्लास नोट्स में सेकेंड ईयर में भी शायद होगी। तो सेक्शन कटिंग बाय माइक्रोटोम ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी छोटा करके लिख दीजिएगा। 5 नंबर जो है, फिर ये इसको अटेम्प्ट कीजिए। ब्लीडिंग टाइम क्या है, ब्लीडिंग टाइम क्या है, आपको एक मेथड बताने बोला, जो कि कॉमनली हम लोग फिंगर पिक से करते हैं। फिंगर पिक, एक फिल्टर पेपर, एक स्टॉप वॉच लेके, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूक्स मेथड। यानी 1 मेथड डिस्क्राइब करने बोलेगा तो आप ड्यूक्स मेथड को डिस्क्राइब कर दीजिए, और दूसरा मेथड था आईवीज मेथड, दरकार नहीं है। फिर आपका 6 नंबर जो है, ये भी बहुत आसान है, फिक्सेटिव का आप डेफिनेशन दीजिए। यहाँ सॉरी, यहाँ जो फिक्सेटिव बता रहा है, इसका पहले डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिख दीजिए। फिर दूसरा कॉमन फिक्सेटिव, कॉमन फिक्सेटिव का दे दीजिए। ये भी बहुत आसान है। कॉमन फिक्सेटिव जो कि 10% फॉर्माल्डिहाइड सॉल्यूशन यानी फॉर्मालिन है, और स्पेशल फिक्सेटिव्स इसमें जरूर आप मेंशन कीजिएगा कि ये 20 टाइम्स ऑफ द सैंपल, कितना अमाउंट इसमें जरूरत है, इसको 20 टाइम्स ऑफ द सैंपल वॉल्यूम, इसको जरूर मेंशन कीजिए, डेफिनेशन दीजिए, कॉमन फिक्सेटिव लिखिए, और स्पेशल फिक्सेटिव्स। स्पेशल फिक्सेटिव्स आपको भी नोट है, नहीं तो फर्स्ट ईयर का देखिएगा, फर्स्ट ईयर में है जेंकर्स फ्लूइड है, बाफर्ड न्यूट्रल फॉर्मालिन है, बोइंस फ्लूइड है, कार्नोइस फ्लूइड है। तो ये सब सारे फिक्सेटिव। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं है। फिर माउंटिंग ऑफ टिश्यू सेक्शंस, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है,
ये देखने में लंबा चौड़ा है, बहुत छोटा आंसर है। माउंटिंग बहुत बढ़िया बड़ा पार्ट नहीं है। व्हाट इज माउंटिंग यानी डेफिनेशन। माउंटिंग मीडिया क्या है, जो कि डीपीएक्स है और कनाडा बल्सम है। कनाडा बल्सम है, माउंटिंग मीडिया का आप मेंशन कीजिए। नेक्स्ट प्रोसीजर तो 2 लाइन का प्रोसीजर है कि वो स्लाइड को ड्राई करना है, इसके बाद माउंटिंग मीडिया देना है, उसका ऊपर कवर स्लिप देना है, फिर ड्राई करना है। बस ये 4 लाइन का, ये भी बहुत आसान है। मेंटेनिंग ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन, ये आप फर्स्ट ईयर में आपको नोट्स दिया गया, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, कहीं भी ये थोड़ा बड़ा आंसर है। तो ये तो आपका आउट ऑफ 8 तो बहुत 6 तो बहुत कॉमन है। इसको आप लोग तैयारी कर लीजिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2 आपके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 1 फॉर द फर्स्ट ईयर, उसका भी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी 1, उसमें 2 पार्ट होगी, 1 and 2, एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी 2 दैट इज फॉर सेकेंड ईयर, उसमें भी 2 पार्ट होगी, 1 and 2। ये क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपका जो 1 है, 1 फॉर द फर्स्ट ईयर, वो 5 नंबर का हिसाब से आएगा। 5 ABC पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड फॉर द सेकेंड ईयर 6 ABC, यानी जो चैप्टर का नंबरिंग है मेरा थंबनेल में, 6 ABC पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी जितना भी इवन नंबर है फॉर सेकेंड ईयर, जितना भी ऑड नंबर है 1, 3, 5 दैट इज फॉर फर्स्ट ईयर, एंड 2, 4, 6 फॉर सेकेंड ईयर। So thank you today.